ओके, सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अपना सेकंड सेमेस्टर आता है और ये सेकंड सेमेस्टर का आपका फर्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने संस्थान के सर्वकालीन अध्यक्ष श्री माता प्रसाद खेमका जी को नमन करता हूं और संस्थान के प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ एस्पस श्री जेपी अग्रवाल सर को भी नमन करता हूं, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम इस लायक बने कि वो आपके साथ शेयर कर पाए। सो अपने जो सेकंड सेमेस्टर है इसमें आपकी 4 बुक्स हैं, टू बुक्स इन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर एंड टू बुक्स इन टीसीएम। जो अपना आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर उसको हम चाइनीज एक्यूप्रेशर को कंप्लीट करने के बाद उसको पढ़ेंगे। पहले हम चाइनीज एक्यूप्रेशर है टीसीएम से स्टार्ट करते हैं। उसकी जो बुक का नाम है वो है टेटाइस 7, जो कि आपको दिख रही है। ये टेटाइस 7 आपकी बुक है। टेटाइस 7 जो ये बुक है, पहले मैं इस बुक के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो बुक है सबसे इंपॉर्टेंट बुक है डायग्नोसिस के पर्पज से। अगर किसी ने, जो भी प्रैक्टिशनर है, जो भी थेरेपिस्ट है, अगर वो इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इस बुक के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जो कुछ भी इस बुक में खेमका सर के माध्यम से लिखा गया है उसको समझ लेते हैं, तो आप टीसीएम का मैं मानता हूँ 50% आप कवर कर लेंगे। 50% आपको आ जाएगा और जो बचा हुआ 50% है वो आपके प्रैक्टिकल और आपके एक्स्ट्रा नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो इस बुक को हम वर्ड टू वर्ड इस पर बात करेंगे। इस बुक के जो वर्ड इसमें जो मेंशन है खेमका सर की, जो भी पोएम लिखी गई है, पोएम में काफी कुछ है। तो जो भी पोएम लिखी गई है खेमका सर के माध्यम से, हम वर्ड टू वर्ड इस बुक के बारे में बात करेंगे, डायग्नोसिस के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। सो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। इस बुक में मैं इस बुक की और कुछ विशेषताएं आपको बताता हूं। जो ये बुक है अपनी टेट्राइस 7, इसमें सबसे सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि इस बुक में आपको ए टू जेड प्रोटोकॉल मिल जाते हैं। जैसे कि किसी को मैंने आपको बताया, आपने मेरे से कोई केस हिस्ट्री शेयर की, हमने उसका डिस्कस किया, डायग्नोसिस करके मैंने आपको एक प्रोटोकॉल बताया स्प्लिन की डिफिशियंसी, वो आप अप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल वो स्प्लिन की डिफिशियंसी, आपको ये प्रोटोकॉल याद नहीं है, तो इस बुक में एक चैप्टर है स्प्लिन के नाम से, आप उस चैप्टर पर जाइए। उस चैप्टर के अंदर एक स्प्लिन की डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल मिलेगा, उसको आप अप्लाई कर दीजिए। इसी तरह लीवर से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो इस बुक में मिलेंगे। मतलब जितने भी हमारी मेरिडियंस हैं, 12 मेरिडियंस पर एक एक चैप्टर इस बुक में दिया गया है, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो सब आपको इस बुक के अंदर मिल सकते हैं। तो ए टू जेड जितने भी टीसीएम के अंदर प्रोटोकॉल हैं, वो अधिकतर प्रोटोकॉल आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है। फिर सेकंड विशेषता ये है कि इसमें डायग्नोसिस के पर्पज से काफी सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इन यांग थ्योरी को इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से विस्तारीकरण एक्सप्लेन किया गया है। 5 एलिमेंट थ्योरी जो है, 5 एलिमेंट थ्योरी अभी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस की टेटाइस 1 में, वो एक ट्रेलर है। इसकी 5 एलिमेंट थ्योरी की जो पिक्चर होगी ना, वो आपको इस बुक में जो थर्ड या सेकंड चैप्टर है उस चैप्टर में दी गई है, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, वो है एक्यूपंक्चर ए ब्रीफ साइनोप्सिस। Acupuncture is a natural involved mechanism provided in the human body by the creator. एक्यूपंक्चर या फिर एक्यूप्रेशर एक स्वयं प्राकृतिक चिकित्सा है। स्वयं के माध्यम से आप गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ मेडिसिन। यू कैन ट्रीट एनी टाइप ऑफ डिजीज बाय योरसेल्फ। सो चाहे वो फिजिकल लेवल की बीमारी हो या फिर मेटाफिजिकल लेवल की बीमारी हो। इसमें क्रिएटर वर्ड आया, क्रिएटर यानी जिसने हमें क्रिएट किया है। तो जो हमें जिसने हमें क्रिएट किया है उसी ने हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म सेव की है जिसके माध्यम से हम सभी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी आने वाली बीमारियां हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्रिएटर से मतलब है, देखिए 3 चीज होती है। तीन तीन जो है 3 है ना, थ्री की एक्यूप्रेशर में बहुत बड़ी वैल्यू है। हमारे त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी एंड महादेव, शिव जी। तो जो ब्रह्मा जी हैं उनको क्रिएटर कहा जाता है, इज नॉन एज क्रिएटर। एंड विष्णु जी इज नॉन एज प्रोटेक्टर, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और शिव जी इज नॉन एज डिस्ट्रॉयर। ठीक है।
तो क्रेटन ने हमारी बॉडी में एक ऐसी मैकेनिज्म सेव की है, क्रिएटर कह सकते हो, ताओ कह सकते हो, या फिर नेचर कह सकते हो। और हमारे शरीर में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम प्रेशर देकर, पंक्चर कर कर और वार्मिंग कर कर, वार्मिंग यानी मोक्सा कर कर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, एनर्जी लेवल में चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट के 3 टाइप्स हैं, 3 तरीके हैं एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट की जनरली। पहला प्रेशर, दूसरा पंक्चर एंड तीसरा वार्मिंग। ठीक है, अब आपको हम बात कर चुके हैं जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, बाई एनर्जी एंड फॉर एनर्जी। एक्यूप्रेशर जो है वो एनर्जी का इलाज है, एनर्जी के माध्यम से होता है, उन एनर्जी पर ही किया जाता है। तो हम एनर्जी लेवल में चेंजेस क्रिएट करके बीमारियों को ठीक करते हैं। जहां पर एनर्जी कम होती है वहां पर एनर्जी को बढ़ा देते हैं, जहां पर एनर्जी कम होती है उसको हम डिफिशियंसी कहते हैं, और जहां पर एनर्जी एक्सेस होती है उसको हम, जहां पर एनर्जी अधिक होती है उसको हम एक्सेस कहते हैं। ठीक है, जहां पर एनर्जी कम है उसको बढ़ा देंगे तो इलाज हो गया, और जहां पर एनर्जी अधिक है वहां पर कम कर देंगे तो ट्रीटमेंट हो गया। सो एक यहाँ पर हेडिंग है व्हाट इज डिजीज, बीमारी क्या है। तो खेमका सर की एक ये पोएम लिखी है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्रियाएं समग्र संतुलन जब हो जाए, मतलब जब हमारी बॉडी में शारीरिक यानी फिजिकल, मेंटल, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से बैलेंस रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अन्यथा अगर हमारे शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेंटल लेवल की कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिजिकल लेवल की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर हम कम पानी पीते हैं, अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हमारी किडनी कम टॉक्सिन निकालेगी और हम बीमार, हमारे शरीर में जो बीमारी है वो जल्दी आ जाएगी। अगर हम पानी ज्यादा पी रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब पानी जो लेना है हमें बैलेंस में लेना है, अगर हम बैलेंस में ले रहे हैं, पानी को बैलेंस में ले रहे हैं तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर कम या ज्यादा ले रहे हैं तो बीमारियां आ जाएंगी। अब एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए इस पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की का जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम पानी को कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी का जो बॉडी वेट है वो 50 केजी है, 50 किलो किसी व्यक्ति का वजन है, तो 50 का जो हाफ होता है, 50 का जो हाफ होता है वो होता है 25। तो 25 के बीच में हम एक पॉइंट लगा देंगे यानी 2.5। तो 2.5 लीटर पानी 50 किलो जिसका वजन है उसको पीना चाहिए पर डे। अब उसमें कंप्लीट आ जाता है आपका खाने से लेकर आपका पानी तक, लिक्विड वाली चीज सब कुछ टोटली जो 2.5 लीटर माना चाहिए लिक्विड आपकी बॉडी में। तो अगर वो इस रूल को फॉलो करते हैं तो उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो बीमारी, डिजीज और क्या होती है और हम इस पर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज चाइनीज कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। जब व्यक्ति ठीक होता है, जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तब शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से वो ठीक काम करेगा। अगर वो मान लीजिए जैसे कि, क्योंकि जब इम्बैलेंस है, जब हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होता है तो वो की में हो सकता है। ठीक है, की में इम्बैलेंस नहीं होगा तो ब्लड में हो सकता है, ब्लड में नहीं होगा तो बॉडी फ्लूइड्स में इम्बैलेंस हो सकता है। तो जब व्यक्ति मेंटल लेवल प्रिपेयर नहीं होगा, शारीरिक रूप से प्रिपेयर नहीं होगा, मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं होगा, बौद्धिक रूप से प्रिपेयर नहीं होगा तो उसके शरीर में बीमारियां आ सकती है। एग्जाम्पल, जब एनर्जी यानी बॉडी में ऊर्जा कम होगी या फिर ज्यादा होगी तो बीमारी आ सकती है। ब्लड कम होगा, ज्यादा होगा तो बीमारी आ सकती है। बॉडी फ्लूइड्स, जितने भी लिक्विड हैं, जितने भी लिक्विड यानी द्रव्य हैं, जैसे आंसू, टीयर्स जो होते हैं, पसीना, स्वेटिंग जिसको हम बोलते हैं, सीमन, ठीक है, वो कम या ज्यादा हो जाए तो हमारे शरीर में बीमारियां आ सकती है। कॉन्ट्रावेक्शन, कॉन्ट्रावेक्शन एक वर्ड आप सुनेंगे, इसमें आगे चल के आपको हम उस पर बात भी करेंगे, कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ एनर्जी पर। तो एक कॉन्ट्रावेक्शन का मतलब होता है जिस साइड से आप जा रहे हैं उसके अपोजिट आप जाने लगे। जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते हमें वोमिटिंग हो जाए, ठीक है, उल्टी आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेक्शन। एसिडिटी की वजह से सर में दर्द हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेक्शन। तो कॉन्ट्रावेक्शन भी पर भी हम बात करेंगे। अगला एक वर्ड आप इस बुक में पढ़ेंगे, स्टेसिस। स्टेसिस एक वर्ड है, स्टेसिस का मतलब होता है रुकावट, और एक वर्ड होता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का भी मीनिंग जो होता है वो रुकावट ही होता है। पर जब रुकावट लिक्विड के रूप में हमारे शरीर में होती है, हमारे ब्लड में जब रुकावट होती है तो वो होता है स्टेसिस। दूसरा स्टैग्नेशन, ये भी इसका भी मीनिंग रुकावट ही है। जैसे एनर्जी में जब रुकावट होती है, जहां कहीं भी एनर्जी में ठहराव आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, तो वो स्टैग्नेशन कहलाता है। स्टेसिस हो
ये स्टैग्नेशन हो, दोनों का उपचार जब हम करेंगे, ट्रीटमेंट जब हम करेंगे, तो सिडेशन के माध्यम से हम दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे। कॉन्ट्रावेक्शन का मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रावेक्शन मीनिंग जो होता है अपोजिट साइड, अपोजिट फ्लो ऑफ एनर्जी, आप कह सकते हो कॉन्ट्रावेक्शन कहलाता है। एक वर्ड आप सुनेंगे ह्यूमिडिटी इसी बुक में, तो ह्यूमिडिटी से मतलब होगा इन्फेक्शन से रिलेटेड है। जब भी आप ह्यूमिडिटी वर्ड सुनेंगे तो अधिकतर वो इन्फेक्शन से ही रिलेटेड माना जाएगा। सो ह्यूमिडिटी इन लीवर गॉल ब्लैडर, ह्यूमिडिटी इन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, इस तरीके का प्रोटोकॉल आपको इस बुक में मिलेंगे। तो वो ह्यूमिडिटी यानी इन्फेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा गया है, ये सब इसमें एक्सप्लेन हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज पर हम बात करते हैं। अगला जो टॉप इसमें जो हेडिंग है वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस यानी रोग निदान। डायग्नोसिस देखिए, एक ये इंट्रोडक्शन है डायग्नोसिस का, इसमें डायग्नोसिस का एक चैप्टर भी है इस बुक में, वो हम आगे पढ़ेंगे। डायग्नोसिस जो है, देखिए एक हमारा शरीर है, शरीर में होती है आत्मा। शरीर क्या है? शरीर के अंदर है आत्मा। अगर हम अपने शरीर से, हमारे शरीर से जो आत्मा है वो अलग हो जाती है तो हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक उसी तरह अगर हम अपने इलाज से, अपने ट्रीटमेंट से डायग्नोसिस को निकाल देते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो डायग्नोसिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटमेंट। अगर आपकी डायग्नोसिस स्ट्रॉन्ग है तो ट्रीटमेंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपकी डायग्नोसिस वीक है तो ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपको ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम आएंगी। अब प्रॉब्लम किस तरीके की आएंगी? जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आए, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, उसने बताया मेरे को ये प्रॉब्लम है, आपने बुक खोली, बिना किसी डायग्नोसिस के बुक खोली, बुक में लिखा है कि इस बीमारी का प्रोटोकॉल ये है और आपने वो प्रोटोकॉल उसको अप्लाई कर दिया। हाँ, उस पेशेंट को रिजल्ट तो मिलेगा, पर जब तक आप प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे उसको रिजल्ट मिलता रहेगा, वो ठीक रहेगा। जैसे ही आपने प्रोटोकॉल लगाना बंद किया तो सेम एज पहले वाली कंडीशन उसको हो सकती है। हाँ, अगर आप डायग्नोसिस करके उसका इलाज करेंगे किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई, तो जो ट्रीटमेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो बीमारी है वो रूट ऑफ कॉज से जाएगी, ठीक है। तो डायग्नोसिस हम ऑर्गन के पास जाने के लिए, हम ऑर्गन की जो है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके पास जाने के लिए 3 रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, 3 रास्तों का यूज करते हैं। पहला संकेत, दूसरा चिन्ह क्या होते हैं, तीसरा बीमारी को देखकर यानी सिम्टम्स को देखकर। तो ये 3 रास्ते हैं, अगर इन 3 रास्तों तक आप पहुंच जाएं, संकेत, चिन्ह और बीमारी को देखकर, तो आप उस ऑर्गन की रूट तक पहुंच जाओगे, ठीक है। इस पैटर्न के बेसिस पर हम उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आ रहा है तो हमें कहां पर जाना है? किडनी के बारे में इससे हमें पता चलेगा। या तो उसकी किडनी कमजोर है, उसकी वजह से इसको पेशाब आ रहा है, ठीक है। इसमें हम 2 प्रोटोकॉल दे सकते हैं, किडनी इन डिफिशियंसी, किडनी यांग डिफिशियंसी। अब मैंने आपको किडनी इन डिफिशियंसी बताया, किडनी यांग डिफिशियंसी बताया। किडनी इन डिफिशियंसी, किडनी यांग डिफिशियंसी, ये दोनों प्रोटोकॉल आपको इसी बुक में टाइप 7 में ही किडनी वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों पॉइंट हम लगाएंगे तो जो उसको पेशाब बार बार आ रहा है, इन दोनों में से एक प्रोटोकॉल लगाएंगे, और भी हमें सिम्टम्स देखने होंगे कौन से सिम्टम्स किसके ज्यादा आ रहे हैं। तो जैसे ही हम ये प्रोटोकॉल लगाएंगे तो जो पेशेंट को प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि जब किसी व्यक्ति को, थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है तो चाइनीज एक्यूप्रेशर में इसे डिफिशियंसी ऑफ गॉल ब्लैडर माना जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आए, उसके साथ में पेरेंट्स भी आए हैं, कोई बच्चा ऐसे पेशेंट बनकर आया, उसके साथ में पेरेंट्स भी आए हैं। पेरेंट्स बता रहे हैं कि सर ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसकी डिसीजन पावर वीक है। ये बच्चा सोच रहा है कि इस कोर्स को मैं इस बार ज्वाइन करूं कि अगली बार ज्वाइन करूं। अगर वो बच्चा किसी टेम्पल मस्जिद में जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि चप्पल जो स्लीपर्स हम पहन के जाते हैं वो बाहर उतारूं कि अंदर उतारूं, स्कूल आज जाऊं कि कल जाऊं। मतलब लैक ऑफ डिसीजन पावर, मतलब डिसीजन पावर की कमी है उसके अंदर, तो वो गॉल ब्लैडर डिफिशियंसी का कारण है। अब आप गॉल ब्लैडर वाले चैप्टर में जाएंगे, जैसे आप गॉल ब्लैडर की डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल लगाएंगे तो धीरे धीरे उसकी डिसीजन पावर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और गॉल ब्लैडर जो है, अगर किसी को जल्दी कोई व्यक्ति इमोशनल हो जाता है तो उसका भी एक रीजन गॉल ब्लैडर माना जाता है, गॉल ब्लैडर में डिफिशियंसी,
तो जो व्यक्ति जल्दी इमोशनल हो जाते हैं उनका ट्रीटमेंट भी आप गॉल ब्लैडर डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल लगाकर कर सकते हैं। और जैसे आप ये प्रोटोकॉल लगाएंगे तो आपको एक मिरेकल वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा एक और पेशेंट आता है, वो बोलता है मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। जिस व्यक्ति को प्यास, दो पेशेंट आएंगे, एक बोलेगा मेरे को प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, दूसरा बोलेगा मुझे प्यास लगती ही नहीं है, और दोनों खुशी से बताएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे तो प्यास ही नहीं लगती, है ना। तो जो बोल रहा है कि मुझे प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, समझ जाइए उसके अंदर हॉट कंडीशन है, उसके अंदर एक्सेस है। और जो बोल रहा है मेरे को प्यास लगती नहीं है, उसको क्या है, कोल्ड कंडीशन उसकी बॉडी में है। ठीक है। अब जैसे आप हॉट और कोल्ड कंडीशन दोनों को बैलेंस कर देंगे तो जो उसकी प्यास है, जो थर्स्ट है, वो बैलेंस हो जाएगी। इसलिए जब आप टीसीएम फॉर्म, जो अपना ट्रीटमेंट का फॉर्म है, उसको देखते हैं कि हम पूछते हैं ना प्यास थर्स्ट का एक ऑप्शन होता है, प्यास कैसी लगती है, कम लगती है कि ज्यादा लगती है, कितना पानी पीते हो। मैंने आपको बता भी दी कि कितना पानी किस एज के व्यक्ति को, किस वेट के व्यक्ति को लेना चाहिए। ठीक है। तो प्यास ज्यादा लग रही है तो प्रॉब्लम है, कम लग रही है तो प्रॉब्लम है। हाँ बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हॉट कोल्ड, एक इन यांग का थोड़ा मैं इस बीच में डिस्क्राइब करूंगा आपको, फिर हम बात करते हैं कॉज ऑफ डिजीज, बीमारी के कारण पर। ठीक है। चाइनीज एक्यूप्रेशर में, जो अपना चाइनीज एक्यूप्रेशर है, टीसीएम है, टीसीएम में शरीर में संतुलन को स्वास्थ्य की कुंजी माना गया है। अब संतुलन से मतलब क्या है, जो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है संतुलन, उससे मीनिंग क्या है। संतुलन से मतलब यहाँ पर ये है कि जो बैलेंस हमारे, जो हम जब हम किसी को एक्टिविटी करते हैं और रेस्ट करते हैं, जब एक्टिविटी और रेस्ट में बैलेंस रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे खान पीन में बैलेंस रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे यौन क्रियाओं में बैलेंस रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे थॉट्स जो हमारी बॉडी में है उसमें बैलेंस रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे जो इमोशंस हैं, मनोभाव हैं, उसमें बैलेंस रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारी जो जलवायु है, जो हमारे चारों ओर एटमोस्फेयर है, अगर उसमें बैलेंस रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर इनमें से किसी एक में भी किसी भी तरीके का इम्बैलेंस हो जाता है, कम या ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो बीमार पड़ जाता है। अत्यधिक विश्राम, अत्यधिक श्रम, मतलब कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मेरी डाइट दिन में 4 रोटी खाने की है, मैं एक टाइम में 4 रोटी खाता हूँ। अगर आप उसको, मेरी डाइट 4 रोटी है, अगर मैं 8 रोटी खा लूँ तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी डाइट 4 रोटी है, अगर 4 रोटी से मैं 2 रोटी कम खा लूँ, 2 रोटी ही खा लूँ, तो भी प्रॉब्लम रहेगी। मतलब बैलेंस में होना चाहिए, जितनी भूख है उतनी खाओ। तो अत्यधिक करोगे या फिर कम करोगे तो प्रॉब्लम तो हो आएगी ही। और यही कारण, छोटे छोटे कारण आगे चलकर बीमारियों के रूप में चेंज हो जाते हैं। अब जो इम्बैलेंस हो गया, मान लीजिए इम्बैलेंस तो हो गया, हमने आहार में, डाइट में, विश्राम में, रेस्ट में गड़बड़ी कर दी। अब उस इम्बैलेंस के कारण को खोजने के लिए सबसे पहले हमें व्यक्ति के जीवन के 3 चरणों पर विचार करना चाहिए। एक होता है प्रीनेटल पीरियड, दूसरा होता है बचपन यानी जन्म से 18 वर्ष तक का जो पीरियड होता है, जिसको हम चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं, वो वाला पीरियड में जाना चाहिए। तीसरा अडल्ट पीरियड, जो अडल्ट लाइफ है, 3 इयर्स से लेकर टिल डेथ तक जो पीरियड है, उसको हम अडल्ट लाइफ बोलते हैं। ठीक है। तो इन 3 स्टेज में हमें किसी भी व्यक्ति को डिवाइड करना है। जब भी आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको देखना है उसकी एज क्या है। हम पूछते हैं ना क्या एज है। अब जैसे कि किसी ने पूछ लिया कि मेमोरी बढ़ानी है, याददाश्त कमजोर हो रही है। अब मेमोरी किस व्यक्ति की बढ़ानी है, 60 साल के बुजुर्ग की बढ़ानी है या फिर 10 साल के बच्चे की बढ़ानी है, तो ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा, है ना। तो एज मायने रखती है। तो प्री नेटल पीरियड देखिए, प्री नेटल पीरियड है और 18 साल चाइल्डहुड पीरियड है। तो ये इस पीरियड पर हम बात करते हैं। जो प्री नेटल पीरियड है, तो ये इम्बैलेंस के 3 कारण होंगे। जैसे कि प्री नेटल पीरियड मतलब, प्री नेटल पीरियड पर हम बात करते हैं वो व्यक्ति जो जन्म से पहले अपने माँ या बाप से एनर्जी प्राप्त करते हैं, अपने मदर या फादर से एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो प्री नेटल पीरियड होता है। प्री नेटल डिजीजेस भी होती हैं, जैसे सीपी चाइल्ड होते हैं, बचपन से ही कोई प्रॉब्लम है तो वो सीपी चाइल्ड में आते हैं। ठीक है। अगर उस व्यक्ति के जो मदर फादर हैं वो ओल्ड में है, बूढ़े हैं, तो उनका जो बच्चा होगा वो भी कमजोर होगा। यदि माता के लंग्स में प्रॉब्लम है तो बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर जो फादर है वो स्मोकर है तो बच्चे के लंग्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई लेडीज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों कहा जाता है हमें दवाई, ज्यादा दवाइयां नहीं खानी चाहिए।
अगर कोई लेडीज दवाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा दवाइयाँ खा लेती है, ज्यादा दवाइयों का उपयोग करती है, तो इस ज्यादा दवाई लेने की वजह से उसके बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है। जैसे कि देवाशीष जी कल एक केस डिस्कस कर रहे थे। माँ के लंग्स अगर कमजोर होते हैं, माँ के लंग्स अगर कमजोर हैं तो बच्चे का लेफ्ट लंग्स कमजोर होगा। अगर फादर का लंग्स कमजोर है तो बच्चे का राइट लंग्स कमजोर होगा। ठीक है, तो ये प्री नेटल डिजीज होती हैं। दूसरा पोस्ट नेटल डिजीज होती है, 18 ईयर्स से जो अब डिजीज होती है वो भी डिजीज होती है। अगर बच्चे को अगर जो उसकी मदर है उसकी मदर का मिल्क मिलता है या दूध पिलाना वो मदर जल्दी बंद कर देती है तो बच्चे को जल्दी ही स्प्लिन की डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, अगर वो बच्चे को गाय या भैंस का दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उनके दूध में ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, जिसे पीने से शरीर में भी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज्यादा बच्चों के बलगम बनने लगता है। जो बच्चे, ऐसा देखा गया है, जो बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं गाय या भैंस का तो उनकी बॉडी में बलगम बहुत जल्दी जल्दी बनता है। ठीक है, तो ज्यादा बलगम बनने लगता है। दूसरा, आप कुछ देखेंगे, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को ज्यादा डांटते हैं तो उनके मन में भी गलत प्रभाव उसका पड़ जाता है, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। ठीक है, जिससे बच्चे के ब्रेन पर भी उसका असर पड़ता है, उससे माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों हो या फिर अडल्ट हो या किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति हो, तो उसकी अधिकतर बीमारी जो होती है वो पेट से रिलेटेड होती है। जो पेट से रिलेटेड इसलिए होती है, जो आजकल का हमारा खाना है पीना है वो ऐसी हो गया कि किसी न किसी तरीके से हम इन्फेक्शन ले लेते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये 3 पीरियड होते हैं। अब आप देखते होंगे हमने हॉट एंड कोल्ड पर बात की है, तो जो यंग एज होती है उसमें बच्चों को ठंडी चीजें ज्यादा पसंद होती है क्योंकि उनकी बॉडी में पहले से ही हॉट कंडीशन रहती है। और जो ओल्ड एज के व्यक्ति होते हैं उनको गर्म चीजें पसंद होती हैं क्योंकि वो उनकी बॉडी में ऑलरेडी ठंडक है। ठीक है, तो इसलिए वो बाहर से गर्मी लेते हैं, तो वो हॉट चीजें पसंद करते हैं, उनको खाना भी गर्म चाहिए। जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, चाय भी गर्म चाहिए, ठंडी होगी तो दोबारा गर्म करके लाओ, है ना। तो ये डिपेंड करता है एज, स्टेज ऑफ लाइफ, बीमारी किस स्टेज में आई है, किस एज में आई है, ये भी डिपेंड करता है। इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एडल्ट लाइफ पर बात कर चुके हैं। कंपैरिजन ऑफ अदर थेरेपी, कंपैरिजन विद अदर थेरेपी। रोग का उपचार करते हैं हम एलोपैथी में, सिम्टम्स का उपचार करते हैं हम होम्योपैथी में, वात पित्त कफ दोष का उपचार करते हैं हम आयुर्वेद में, और एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में किसका उपचार करते हैं, एनर्जी का उपचार करते हैं, की का उपचार करते हैं। अब खेमका सर ने एक पोएम लिखी है, व्हाट इज एक्यूप्रेशर व्हाट इज एक्यूपंक्चर, ये हम देखते हैं। सर्जक, सर्जक यानी क्रेटर, सर्जक ने प्रतिस्थापित कर दिया मानव शरीर में उपचार तंत्र। असंतुलन को ये ठीक करता, अस्वस्थ को ये करता स्वस्थ, असंतुलन होने ना पाए इसके दिए हैं ऐसे कुछ मंत्र। और हमारे मंत्र क्या है, जो एक्यूप्रेशर में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वही हमारे उपचार मंत्र हैं। उपचार की इस अद्भुत विधा को एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर लोग कहते हैं। उपचार की इस दिव्य ज्ञान को जीवन मंत्र हम कहते हैं। ठीक है, तो ये खेमका सर ने कितनी सुंदर पोएम लिखी है। ये आपको पोएम खेमका सर जब कॉन्फ्रेंस होता था तो उसमें सुनाते थे। सो ये था। अब अगली हेडिंग है, इससे पहले डिफाइन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर। इससे पहले हम बात करते हैं इन यांग पर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन यांग हालांकि कंडीशन का, और यांग के अंदर भी, सॉरी, अगर व्यक्ति स्ट्रांग होगा तो वो यांग होगा, और यांग के अंदर भी इन हो सकता है, क्योंकि जब टर्म और कंडीशन बदलेंगी तो इन यांग हो जाएगा और यांग इन हो जाएगा। अगर वीक है तो वहां पर इन होगा। ठीक है, इन और यांग आपस में मिलकर टो बनाते हैं, और जब टो बनाते हैं तभी की डिफिशियंसी हो जाती है। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के पाँव में दर्द है, पाँव में दर्द है तो आपको क्या पूछना है, पाँव में जो दर्द है वो बैठे बैठे होता है या फिर चलने पर होता है। अगर चलने पर दर्द है तो उसका यांग बढ़ा हुआ है, तो हम यांग को घटाएंगे, इनको बढ़ाएंगे। कोई पेशेंट आया, उसने बताया पाँव में दर्द है, और पाँव में हमने पूछा चलने पर दर्द होता है बैठे बैठे दर्द होता है, तो पेशेंट ने क्या किया, बताया चलने पर उसको दर्द होता है। चलना मतलब यांग, बैठे रहना मतलब इन।
तो चलने पर दर्द है तो यांग बढ़ गया, तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, यांग को सिलेक्ट करेंगे, इनको बढ़ाएंगे। अगर बैठे रहने पर दर्द है, बैठे बैठे दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो इन बढ़ गया, इन बढ़ गया तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इनको कम करेंगे, यांग को बढ़ाएंगे। जैसे कि खेमका सर के पास जब एक बार हम थे वहां पर, तो खेमका सर के पास एक पेशेंट आए। खेमका सर उससे पूछते हैं, मतलब सर जब उस केस हिस्ट्री लेते हैं, जब उस केस हिस्ट्री पेशेंट की पढ़ते हैं, तो पेशेंट से भी बात करते रहते थे, पूछते थे कि आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या नाम है, फैमिली में कितने मेंबर, सब कुछ उनसे डिटेल ले लेते थे। तो वो पेशेंट सोचता था कि ये मेरे इलाज कर रहे हैं या फिर मेरे मेरे से बातें कर रहे हैं, पर उसको ये नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके पास एक पेशेंट आए, वो उसका काम था हलवाई पर, हलवाई, ठीक है, तो हलवाई का उसका काम था, उसका ज्यादातर बैठने वाला काम था, हलवाई जो होते हैं वो बैठ कर ही बनाते हैं खाना वगैरह, तो बैठने का काम था। अब बैठे मतलब बैठे बैठे रहना उसको प्रॉब्लम, तो उसका इन बढ़ा हुआ था, यांग घटा हुआ था। क्लियर हो गया ना? तो इसलिए खेमका सर बातें करते थे, पूछते थे पेशेंट से, पूरी डिटेल उनसे धीरे धीरे बात करते रहते, रिश्तेदारी आपकी कहाँ पर है, कहाँ से हो, इस तरीके की डिटेल्स लेते रहते थे। ठीक है, तो इन और यांग की कंडीशन पर डिपेंड करता है, आगे हम इस पर बात करेंगे विस्तार से। जैसे अब एग्जाम्पल है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर किसी व्यक्ति को प्यास ज्यादा लगती है तो हमें समझना चाहिए उसमें हीट एक्सेस है। अगर किसी व्यक्ति को प्यास नहीं लगती है, पानी पीना पसंद नहीं करता है, तो आपको समझना है उसमें कोल्ड कंडीशन है। अगर किसी व्यक्ति को खट्टा ज्यादा पसंद है, तो उसके शरीर में खट्टे की कमी है, ठीक, खट्टे की कमी है, तो वो बाहर से उसको पूरी कर रहा है, तो व्यक्ति के लीवर पर आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। टेस्ट, हर एक ऑर्गन का अपना अपना टेस्ट है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बात की है, ठीक है। दूसरा पेशेंट आएगा, उसको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमें ट्रीटमेंट कहाँ पर करना है, स्वीट टेस्ट किसका है, स्टमक स्प्लीन का है, हमें ट्रीटमेंट कहाँ पर देना, पसंद है मतलब अंदर कमी है, अंदर यानी इन, और इन ऑर्गन क्या है, स्प्लीन, तो स्प्लीन में कमी है, तो क्या देना है, स्प्लीन की डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल देना है। अगर कोई व्यक्ति या मरीज खट्टा नहीं खा पा रहा हो, तो उसके अंदर एक्सेस है, जिसमें एक्टिविटी और फंक्शन ज्यादा हो, कम हो या फिर फंक्शन कम हो, तो इन है। तो ये इन और यांग हर चीज में आप डिवाइड कर सकते हैं, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर आप 24 घंटे बात कर सकते हैं बिना रुके बिना थके। सो ज्यादा खुश है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए पेशेंट, वो बोल रहा है जो बात हंसने वाली भी नहीं है उस पर भी वो हंसकर दिखा रहा है, किसी शोक सभा में वो गया है, वहां पर भी उसने कोई जोक सुना दिया, तो वो ज्यादा इंजॉय वाला व्यक्ति है, तो ऐसे में उसका ट्रीटमेंट कहाँ पर देना है, हार्ट पर आपको देना चाहिए, कहीं इसके हार्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति आता है, वो कुछ लोग होते हैं जो ठाके मारते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा बोलते हैं, ये है वो है, इस तरीके की बातें करते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हमें कहाँ पर देना चाहिए, लंबी लंबी फेंकते हैं वो, तो उनका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए पेरिकार्डियम पर, ठीक है। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो एक हम कह सकते हैं, आपके पास कोई बाप से कोई मिलना है, और वो व्यक्ति, उसने 2 महीने पहले भी वो आपसे मिलने आया था, उसने एक बात कि मैं जब अगली बार आऊंगा तो ये लाऊंगा, ठीक है, और जब वो अगली बार आया आपके पास 2 महीने बाद मिलने के लिए, तो वो चीज नहीं लाया, तो जो अपनी जगह या अपनी बात से मुकरे, ठीक है, या हिलने वाला ना हो, तो वो अर्थ वाला होता है, या तो मुकर गया तो उसकी अर्थ वीक है, अगर उसने कुछ ठान लिया कि मैं करके छोड़ूंगा तो वो करके छोड़ेगा, तो वो अर्थ वाला है, अर्थ उसकी स्ट्रोंग है, ठीक है। तो हमें ये देखना है, एलिमेंट्स के नेचर होते हैं, हर एक ऑर्गन का मूवमेंट, हर एक एलिमेंट का मूवमेंट होता है, उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ एक्यूपंक्चर। डेफिनेशन ऑफ एक्यूपंक्चर, तो यहाँ पर लिखा गया है, एक्यूपंक्चर इज ए नेचुरल साइंस। एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर एक साइंस है। अब कोई मेरे को साइंस की डेफिनेशन बताए, साइंस क्या है? कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ साइंस? इज देयर एनीवन? So science, विज्ञान science क्या is है? a व्हाट इज साइंस? science. Science is a technologically, technologically and physically and physical, then biologically. ओके, Hello. नेक्स्ट, और कोई क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, मैंने आपका सुन लिया है, और भी कोई बताना चाहे? Not clear, sir. व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है, साइंस क्या है?
मेरी वॉइस आ रही है सभी को? हेलो, हिमराज जी, वॉइस आ रही है मेरी आपको? यस सर, हाँ जी सर, सर आ रही है। हेलो, आ रहा है सर वॉइस। क्लियर है ना? सो व्हाट इज साइंस सर? सर विज्ञान क्या है? चलिए फिर ठीक है, मैं बताता हूँ। किसी भी विषय के कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम साइंस कहते हैं। किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम साइंस कहते हैं। तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इज ए साइंस है, और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इज ए फिलॉसफी। अब फिलॉसफी क्या मतलब? दर्शन। अब दर्शन क्या होता है? दर्शन वो होता है जैसे किसी चीज को मानकर चलती है। दर्शन में क्या होता है? किसी चीज को माना जाता है, इमेजिन किया जाता है, जैसे ईश्वर है, गॉड है, और देखा तो किसी ने नहीं है। साइंस किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करके मानती है, जब तक उसको प्रूव नहीं मिलेगा कि ये चीज है तो वो मानेगी नहीं। ठीक है, तो साइंस फादर है। जो फादर या मदर दोनों का रोल प्ले करे तो देखो, सोचो वो कितना स्ट्रांग होगा। फिलोसफी अगर माँ हो तो माँ और फादर दोनों का रोल प्ले करे तो वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। तो इसी प्रकार एक्यूप्रेशर सब प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है। जैसे मूविंग, कुछ मूव कराना हो, कुछ ट्रांसफरिंग, यहां से वहां तक कुछ पहुंचा रहा हूं। ट्रांसमिटिंग, ये कुछ वर्ड आपको मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। ट्रांसमिटिंग मतलब यहां से वहां शिफ्ट करवाना हो। ट्रांसपोर्ट, किसी चीज को लेकर जाना हो। ट्रांसफॉर्मिंग, ऐसा बनाना जैसे बर्फ का पानी, गैस का पानी, एक्सेट्रा। ठीक है, एक वर्ड आता है होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब होता है रोक कर रखना, गिनने ना पाए। तो जैसे कि आपको पता है, आप हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ में है। अब आप किसी भी चीज को कितनी भी ऊंचाई से आप फेंक दीजिए, वो नीचे आकर ही गिरेगी, क्योंकि हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो ऊपर से उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो इसी तरह हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, उनको भी जो अर्थ है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है। पर एक हमारे शरीर में अकॉर्डिंग टू टीसीएम एक होल्डिंग की होती है। होल्डिंग की जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रोक कर रखती है। अब होल्डिंग की कहाँ होती है? स्प्लीन के पास। स्प्लीन जो होता है हमारे सभी ऑर्गन्स को होल्डिंग कैपेसिटी प्रदान करता है। अगर स्प्लीन वीक हो जाए तो वो होल्डिंग कैपेसिटी सबको नहीं दे पाएगा, इसलिए कोई भी ऑर्गन अपने स्थान से खिसक जाएगा। जैसे किडनी की सिंक हो जाए, स्प्लीन की सिंक हो जाए। ठीक है, हन्निया हो गया, यूट्रस कोलैप्स कर गया, एनएस प्रोलैप्स कर गया। तो ये काफी सारी बीमारियां, मतलब अपनी जगह से हटना। तो आपको साथ में उस लोकल ट्रीटमेंट तो देना है, पर साथ में स्प्लीन को भी जरूर देखना है। स्प्लीन और किडनी के अंदर दो की होती है जो सिंक कर जाती है। ठीक है, तो आपको जैसे वेरिकोज वेन्स हो गया, हर्निया हो गया, तो इन सब में क्या एक प्रोटोकॉल आता है कॉमनली स्प्लीन की सिंकिंग का, तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रेजिंग। रेजिंग मतलब ऊपर कर देना, जो चीज उल्टा चलने लगा, मतलब जाना था ऊपर, जा रही है नीचे, तो उसको उल्टा रेजिंग करना। रेजिंग पावर होती है हमारे शरीर में। प्रोटेक्टिंग पावर होती है जो डिफेंसिव की हमारे बॉडी में अकॉर्डिंग टू टीसीएम एक होती है, जो हमारे डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसे हम डिफेंसिव की के नाम से जानते हैं। अभी आप हर एक की के नाम सुनेंगे, वो उनको कहाँ से कैसे बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो अभी मैं आपको नया लग रहा होगा, पर डोंट वरी, आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। तो डिफेंसिव की होती है जो हमारे डिफेंसिव सिस्टम को, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर से हमारे शरीर को। तो हम की लेवल पर ट्रीटमेंट करते हैं, ये हम कई बार बात कर चुके हैं। अगर की बढ़ी तो उसको घटा देते हैं, और अगर की घट गई तो उसको बढ़ा देते हैं और बीमारी ठीक कर देते हैं। जैसे जब हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड्स जैसे ब्लड की को बैलेंस करते हैं, तो जो बीमारी है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। हमें अलग से कुछ अप्लाई करना नहीं पड़ता है। बॉडी की एनर्जी से बॉडी बैलेंस हो जाती है। जो हमारे शरीर में बॉडी है, उसी से ही जो बॉडी में एनर्जी है, उसी एनर्जी से हमारे शरीर को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जो एक्यूप्रेशर है, वो नेचुरल साइंस है। यू कैन डू योर ट्रीटमेंट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो बॉडी की एनर्जी से बॉडी को बैलेंस किया जाता है। अब बैलेंस कैसे करते हैं? मैग्नेट लगाकर, कलर लगाकर, सीड लगाकर। ठीक है, अब जब हम मैग्नेट लगाते हैं, कलर लगाते हैं, सीड लगाते हैं, तो क्या क्या होता है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं।
तो जब हम मैग्नेट लगाते हैं या कलर लगाते हैं किसी व्यक्ति के, तो बॉडी में जहां भी रुकावट होती है वो दूर हो जाती है। सेकंड नंबर पर अगर कहीं कॉन्ट्रावेक्शन है, कॉन्ट्रावेक्शन यानी मार्गोल्लंघन है, अपने पाथवे से भटक जाना, राइट जाना था लेफ्ट चले गए या लेफ्ट जाना था राइट चले गए, अपोजिट चले जाना, तो कॉन्ट्रावेक्शन कहलाता है, उसको भी ये ठीक करता है। दूसरा, बॉडी में कहीं भी एनर्जी घट जाती है तो उसको हम डिफिशियंसी कहेंगे। अगर डिफिशियंसी से थोड़ा और ज्यादा घट जाती है, मतलब कोई ऑर्गन है उसमें स्प्लिन की डिफिशियंसी हो गई, तो हम समझ गए कि स्प्लिन में ऊर्जा की कमी होगी। पर जब ये स्प्लिन की डिफिशियंसी क्रॉनिक हो जाती है, लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है, स्प्लिन में बनी रहती है, तो यही स्प्लिन की डिफिशियंसी बहुत पुरानी हो जाती है। तो क्रोनिक मतलब स्प्लिन की सिंकिंग, जो डिफिशियंसी से जो अगला स्टेप होता है वो सिंकिंग होता है। स्प्लिन की डिफिशियंसी भी एक्यूट है और स्प्लिन की सिंकिंग इसी का अगला स्टेप है डिफिशियंसी का। ठीक है, तो पहले डिफिशियंसी होगी, जब वो पुरानी हो जाएगी तो वही सिंकिंग में चेंज हो जाती है। ठीक है, और जब सिंकिंग में चेंज हो जाती है, जब और ज्यादा एनर्जी घट जाती है तो वो कोलैप्स कर जाती है, उस ऑर्गन की ऊर्जा ज्यादा बहुत ज्यादा घट जाती है, तो उसको बैलेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर ही कुछ वर्ड लिखे गए जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड हार्ट से सेल तक जाता है। ठीक है, मतलब ब्लड है, हार्ट से सेल तक जाता है और सेल से वापस हार्ट तक आता है। सेल को खाने पीने के लिए जो नरिशमेंट मिलता है वो ब्लड के माध्यम से मिलता है, और ब्लड सेल जो होती हैं वो ब्लड के माध्यम से ही जो गंदगी इंप्योरिटी उसमें होती है वो वापस हार्ट के पास भेज देती है। इस तरह एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? फ्रॉम सेल टू हार्ट तक जाता है ब्लड, लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है। ठीक है, ये सेल से इम्प्योरिटी लेकर आता है और टॉक्सिन लेकर जाता है। अगला होता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है, उनसे काम करवाता है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो नीचे की चीजें कंट्रोल नहीं होंगी। इसलिए कहा जाता है जब कोई बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, आप ट्रीटमेंट करवा कर परेशान हो गए हैं, तो आपका जो अगला ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ब्रेन पर होना चाहिए। कहीं ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आप बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और एक कंडीशन होती है डी जनरेशन यानी जो अपने आप खराब होना। जैसे जब किसी ग्रास होती है ना, ग्रास गार्डन में ग्रास होती है, घास होती है। ठीक है, घास पानी में अपने आप सड़ गई, हम बॉडी में 100% डिजनरेशन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हम डिजनरेशन को रोक सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सड़क पर कहीं गड्ढा हो गया तो हम क्या करेंगे, उस पर लकड़ी लगा देंगे जिससे कोई व्यक्ति उसे लकड़ी को देखकर समझ जाए कि यहाँ पर गड्ढा है, और वो गिरेगा नहीं उस गड्ढे में। ठीक है, और पानी गड्ढे में भरा है। इसी तरह हम, जैसे हमारी बॉडी में कोई नोड हो जाए, गड्ढा हो जाए, कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो ब्लड की जो सप्लाई है वो साइड से कर सकते हैं। इससे जो बॉडी फ्लूइड्स, लिम्फ्स की जो सप्लाई है, मसल्स की जो सप्लाई आ रहे हैं वो ठीक तरह से आती रहेगी। ठीक है, तो ये डिजनरेशन कंडीशन को भी हम अपने एक्यूप्रेशर में ठीक कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं। एक वर्ड और आप सुनेंगे आगे, इसमें यहाँ पर मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज